तो वीडियो में मैंने आपको भाषा और बोली के बीच में जो अंतर है और वैज्ञानिकों की जो राय है उसके बारे में बताया। अब आज मैं आप लोगों को इस तीसरे वीडियो में इस बात के लिए बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से किन परिस्थितियों में कोई बोली भाषा बन जाती है। तो अनुकूल परिस्थितियां, संपर्क की सुलभता और अधिकता, इन बातों से ही कोई बोली जो है वो भाषा बन जाती है। संपर्क के चलते भाषा का भेद ही नहीं मिटता, उसकी रुक्षता भी दूर हो जाती है। रुक्षता के दूर होने को ही हम परिमार्जन कहते हैं। ये निम्नलिखित कारण हैं जो संपर्क के सहायक होते हैं कि एक दूसरे के संपर्क में जो लोग आते हैं और किस तरह से फिर उसी के कारण बोली भाषा बनती है। उनमें पहला कारण है प्रकृति। दुर्लंघ पर्वत, बड़ी नदियां, विस्तृत जंगल, दुर्गम मरुभूमि आदि भाषिक समुदाय के संपर्क में प्राकृतिक अवरोध है। यहाँ ये अवरोध उपस्थित होते हैं, वहाँ भाषिक समुदाय का बाहर से संपर्क उतना स्थापित नहीं हो सकता और वह समुदाय अपनी बोली की सीमा में ही घिरा रह जाता है। पहाड़ी भागों में बसी जातियां या आदिवासियों की भाषाएं अपने घेरे से बाहर नहीं निकल सकी, न दूसरों से प्रभावित हो सकी। इसकी वजह क्या थी? यही वजह थी। पहाड़ी इलाकों में थोड़ी थोड़ी दूर पर भी इतना अधिक भाषा विभेद दिखाई पड़ता है कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र की भाषा को भी नहीं समझ सकता। इसके प्रतिकूल समतल मैदानों में हजारों मील दूर तक की भाषा बोधगम्य रहती है। जैसे प्राकृतिक अवरोध वहां पर क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वैसे वैसे भाषा का सीमा विस्तार होता जाता है। प्राचीन काल में प्राकृतिक अवरोधों की अधिकता के कारण ही बोलियों की संख्या अधिक थी, किंतु आज बोलियों की संख्या बहुत घटती जा रही है। दूसरा कारण है सामाजिक। सामाजिक संपर्क से भी बोलियों की सीमा घटती है और भाषाओं की बढ़ती है। सामाजिक दृष्टि से विवाह, खेलकूद, मेले आदि महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं। माने एक दूसरे के बीच आने का अवसर मिलता है इन दोनों सब में। जब दो बोलियों के बोलने वालों के बीच विवाह संबंध स्थापित हो जाता है तो उसका अनिवार्य प्रभाव उनके भाषिक अभ्यास पर पड़ता है। यदि परिवार अशिक्षित हुआ तो धीरे धीरे बहू अपनी बोली छोड़कर ससुराल वालों की बोली को ही अपना लेती है, और यदि परिवार शिक्षित हुआ तो बहू वहाँ की परिनिष्ठित भाषा, वहाँ पर बहू की भी भाषा का प्रयोग होने लग जाता है बोली का, और ससुराल वालों की भी, या फिर वहाँ परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार खेल कूद के बड़े आयोजन या मेला में भी जहाँ विभिन्न भागों से लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, अभिव्यंजना के सामान्य माध्यम की अपेक्षा रखते हैं और ऐसे अवसरों पर भी बोलियों के बदले भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा कारण है धार्मिक। धार्मिक कारणों से भी भाषा के प्रसार का माने बहुत बड़ा हाथ रहता है धार्मिक कारण का। प्राचीन समय में साहित्यिक, प्रावधिक, सांस्कृतिक कारणों से तो संस्कृत का प्रचार हुआ ही था, किंतु उसके प्रचार का एक मुख्य कारण धर्म भी था। भारत धार्मिक देश है, यहाँ जितने यज्ञ, पूजा, संस्कार आदि होते हैं सभी संस्कृत में ही होते हैं। फलतः संस्कृत सबों को सीखनी पड़ती थी और देश के विभिन्न भाषी को अंगों को जोड़ने में यह संयोजक श्रृंखला का कार्य किया करती थी। चौथा आ जाइए साहित्यिक माने। भाषा के निर्माण का अन्यतम साधन साहित्य है। बोलियों में जब किसी साहित्य की रचना पर्याप्त मात्रा में हो जाती है या किसी उत्कृष्ट साहित्य की रचना हो जाती है तो वो बोली भाषा की सीमा में आ जाती है। यद्यपि यह ठीक है कि भाषा बनने के लिए केवल साहित्य पर्याप्त नहीं है, और ऐसी अनेक बोलियां जिनका साहित्य समृद्ध होने पर भी वो भाषा की संज्ञा को प्राप्त नहीं कर सकी, अभी तक वो बोली ही बनी हुई है, तो इस बात को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। संस्कृत जब सामान्य भाषा के रूप में गृहीत हुई तो अनेक बोलियां रही होंगी, इसमें संदेह नहीं, किंतु संस्कृत की साहित्यिक समृद्धि ने उसके गौरव को अक्षुण्ण रखा। संस्कृत में एक से एक वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, सब किसमें है? संस्कृत में, इसलिए वो आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। विद्यापति की रचनाओं ने मैथिली को, सूर्य की रचनाओं ने ब्रजभाषा को और तुलसी की रचनाओं ने अवधिक बोली को जो गरिमा प्रदान की, वो किसी भी गौरवशाली भाषा से टक्कर ले सकती है, लेकिन वो भाषा का स्थान प्राप्त नहीं कर सकी। अब पांचवा अंतर आ जाइए, राजनीतिक अंतर। राजनीतिक कारणों से भी किसी भाषा का प्रचार व प्रसार दूर तक होता है। प्राचीन भारत में पाली का जो इतना प्रचार प्रसार हुआ वह राजनीतिक आवश्यकताओं के
कारण ही हुआ। इसी कारण आधुनिक युग में अंग्रेजी का जो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है वह भी राजनीतिक कारणों से ही हो रहा है। हिंदी के व्यापक प्रसार के पीछे भी केंद्रीय शासन और राजनीतिक आवश्यकताओं का ही हाथ है। अब अगला उदाहरण है, माने जो कारण है वो सैनिक कारण है। सैनिक सेवाएं राजनीतिक आवश्यकताओं और केंद्रीय शासन का अंग हुआ करती हैं और भाषा के विकास में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेना में किसी एक स्थान से लोग नहीं आते हैं, विभिन्न स्थानों के लोग, विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग को एक साथ रहना पड़ता है और उनका शैक्षिक स्तर भी बहुत माने अंतरदार होता है, किस बहुत पढ़ा लिखा है कोई कम है। स्वभावतः विचार विनिमय के लिए उन्हें ऐसी सामान्य भाषा अपनानी पड़ती है जो सर्वबोधगम्य हो। आज भारतीय सेना में हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है क्योंकि तमिल, तेलुगु, बंगला, उड़िया बोलकर आपस में संपर्क स्थापित कर पाना कठिन होता है। हिंदी का प्रचार और बोधगम्यता उसे अपनाने में सहायक हुई है। इससे भी स्पष्ट है कि भाषा के प्रसार में सैनिक सेवाओं का भी योगदान रहा है। अगला है शैक्षिक। शिक्षा का प्रसार बोलियों के भेद को कम करने में और भाषा के प्रयोग में विकास में, प्रसार में सहायक होता है। शिक्षा का माध्यम कोई सामान्य भाषा को रखना पड़ता है क्योंकि यदि बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा तो समग्र हिंदी क्षेत्र में 20 बोलियों में ज्ञान विज्ञान की किताबों को रखना होगा। इससे धन, श्रम सबका बहुत व्यय होगा। इसलिए एक क्षेत्र में की बोली में लिखित ज्ञान सामग्री दूसरे क्षेत्र की ज्ञान सामग्री के लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगी। अतः शिक्षा का जो माध्यम होता है वो किसी भाषा को ही बनाया जाता है ताकि इस प्रकार की कठिनाइयां नहीं आ पाए और इससे भाषा के प्रसार में भी सहायता मिलती है। अगला कारण है आर्थिक। आर्थिक कारण भी भाषा के प्रसार में बहुत दूर तक सहायक बनते हैं। नगरों का निर्माण सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक या प्रशासनिक दृष्टियों से ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे वाणिज्य व्यवसाय के केंद्र बन जाते हैं। आजकल औद्योगिक और यांत्रिक दृष्टि से भी नगरों का महत्व है। औद्योगिक केंद्रों में विभिन्न भाषा भाषी इकट्ठे होते हैं और परस्पर सहयोग और कार्य के लिए उनको कोई एक सामान्य भाषा अपनानी पड़ती है। जैसे हम अपने जमशेदपुर को ही लें तो यहाँ बिहारी, गुजराती, मराठी, मद्रासी, बंगाली, पंजाबी सभी हैं और सभी कर्मचारियों को छोड़ शेष मजदूर वर्ग के हैं और वे सभी अंग्रेजी से परिचित नहीं है। जो साधारण कैटेगरी के हैं, जो निम्न श्रेणी के हैं, वो अंग्रेजी उतना नहीं जानते, तो वैसे सामान्य रूप से हिंदी का ही वो प्रयोग करते हैं और उससे काम लेने के लिए उन बड़े बड़े अधिकारियों को भी हिंदी में ही उनसे बातचीत करनी पड़ती है और इस प्रकार हिंदी का प्रचार और प्रसार भी बहुत ज़्यादा हो पाता है। अगला है कारण वैज्ञानिक। भाषाओं के प्रसार में विज्ञान का योगदान भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मुद्रण के आविष्कार से पुस्तकें सुलभ हो पाई हैं, दैनिक समाचार पत्रों का प्रकाशन होने लगा, अतः भाषा की एकरूपता के फैलने और स्थिर होने का अवसर मिला। भाषिक भेद को दूर करने और भाषा में एकरूपता लाने के लिए रेडियो, दूरदर्शन आदि का भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिदिन रेडियो से, दूरदर्शन से अनेक बार समाचार प्रकाशित होते हैं और वो हिंदी के परिनिष्ठित भाषा के होते हैं और इस कारण उनको सुनकर अहिंदी भाषी भी जो हैं वो भी हिंदी बोलना और समझने लग जाते हैं। इस प्रकार विज्ञान भाषिक एकीकरण का सबसे समर्थ और सबल माध्यम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बोलियां ही अनेक कारणों से भाषा बन जाती हैं। कहीं किसी कारण का प्राबल्य रहता है तो कहीं किसी कारण का प्राबल्य रहता है। पृथक पृथक या एक साथ मिलकर ये कारण बोलियों को भाषा के रूप में परिणत कर देते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्वप्न देखने वाले आधुनिक युग की गति बोलियों के प्रतिकूल है। बोली की कई स्वाभाविक दुर्बलताएं हैं। पहली बात तो बोली से पाठक की भावना को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, उससे वर्ग भावना को प्रश्रय मिलता है। तीसरा, बोलियों से घिरा रहने वाला व्यक्ति अपनी अभिव्यंजना की सीमा में बहुत घाटे में रहता है। उदाहरण के लिए दिल्ली, बंबई में यदि कोई बिहारी जाएगा और वो बिहारी के सिवा माने भोजपुरी के सिवा या मगही, मैथिली के सिवा कुछ हिंदी नहीं जानता हो तो उसको अपना काम चलाने में वहाँ बहुत दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से मात्र बोली की सीमा में घिरा हुआ व्यक्ति अपनी अभिव्यंजना की सीमा में बहुत घाटे में रहता है। भाषा में बोली की अपेक्षा बोधगम्यता अधिक होती है। वह चूंकि विस्तृत भूभाग में बोली जाती है, साथ ही उसमें भाषिक एकता संपादित करने की भी क्षमता होती है। अतः यह ठीक है कि भाषा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से
बोलियां अधिक उपादेय हैं क्योंकि उनमें भाषिक विभिन्नताओं के अध्ययन का अधिक अवकाश रहता है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से भाषाएं अधिक उपादेय और वांछनीय है और साथ ही उससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।